हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट यूनिट, जो कि आपका सेकेंड सेमेस्टर का है, अकॉर्डिंग टू एनईपी है और आपका चैप्टर 1 है, जिसके सिलेबस में आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, देयर ओपन चेन स्ट्रक्चर एज वेल एज देयर cyclic structure. So in the carbohydrate we have epimers, anomers and mutarotation. So इन सब के accordingly आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं. What are epimers, what are anomers, what do you understand by the term mutarotation and the classification क्या क्या है कार्बोहाइड्रेट्स की. So classification के अंदर हमारा आता है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड एक्सेट्रा. सो ये अब सब हम डिस्कस करेंगे. देन वी हैव द रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स. सो हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो रिड्यूसिंग शुगर्स भी होते हैं और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स भी होते हैं, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे. देन वी हैव द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज. सो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे इल्यूसिडेट हुआ, ये हमारा सिलेबस का पार्ट भी है. और इसे किसने दिया था? ये दिया था हमारा फिशर ने. So then we have the cyclic structure of glucose. So Fisher projection भी है हमारा syllabus में, as well as the Haworth projection भी है. Then cyclic structure आपका दोनों का है, glucose का भी और fructose का भी. Then we have the chemical reaction. So chemical reactions में है आपका interconversion of sugars. So aldoses को आप ketosis में कैसे convert कर सकते हो, वो है आपका Lobry-Debian Van-Kisten rearrangement. Then we have the Kilani-Fisher synthesis and rough degradation. So ये सब आपकी reactions हैं. Then we have the disaccharide. So disaccharide क्या होते हैं? जिसमें आपके दो मोनोसेकेराइड यूनिट हो, तो उसमें आपका लिंकेज कौन सा प्रेजेंट है मोनोसेकेराइड में, ये हमें डिस्कस करना है. और इन डाइसेकेराइड्स जो आपकी सिलेबस में है, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, इनमें आपकी कौन कौन से मोनोसेकेराइड यूनिट प्रेजेंट हैं इन डाइसेकेराइड्स में, वो आपका सिलेबस का पार्ट है. देन वी हैव द पॉलीसेकेराइड. सो पॉलीसेकेराइड आपके सिलेबस में है स्टार्च एंड सेलुलोज. सो स्टार्च में आपका कौन सा मोनोसेकेराइड प्रेजेंट है, फर्स्ट थिंग आपको पता होना चाहिए, और उसमें लिंकेज कौन सा प्रेजेंट है. सो ये आपका सिलेबस का पार्ट है. सो इसका हर एक पॉइंट आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. जैसे कि स्टार्टिंग में आपके डेफिनेशंस आ सकते हैं कि आपका मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, डाइसेकेराइड क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, ठीक है. उसके बाद एपीमर्स क्या होते हैं, एनोमर्स क्या होते हैं, ठीक है. और एग्जाम्पल्स देके भी आपसे पूछा जा सकता है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है. सो आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि लाइक ये एपीमर्स हैं, और उसके बाद उसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, ठीक है. देन इंटर कन्वर्जन ऑफ शुगर्स में आपका डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे कि आप ग्लूकोज से फ्रक्टोज कैसे बना सकते हो, ठीक है. देन वी हैव किलानी फिशर सिंथेसिस. सो किलानी फिशर सिंथेसिस में आप एक कार्बन चेन इंक्रीज करते हो किसी भी शुगर में, ठीक है. सिमिलरली रफ डिग्रेडेशन में एक कार्बन चेन आपकी डिक्रीज होती है. सो आपकी दोनों ही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको अराबिनोज से ग्लूकोज बनाना है तो आप कैसे बना सकते हो, सिमिलरली ग्लूकोज से अगर आपको अराबिनोज बनाना है तो आप कैसे बना सकते हो, ठीक है. देन वी हैव दी डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड. तो इन सब के आपके डायरेक्ट स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं, इनमें लिंकेज कौन सा प्रेजेंट है वो पूछा जाता है, और इनमें मोनोसेकेराइड यूनिट कौन सी प्रेजेंट है वो पूछी जा सकती है. और इसमें आपकी कोई भी स्ट्रक्चरल स्टेशन नहीं आएगा, और आपका कोई भी इसमें स्ट्रक्चर रिएक्शन नहीं पूछी जाएगी. तो इनमें आपका डायरेक्ट स्ट्रक्चर्स पूछे जाते हैं. सो देन we start with the carbohydrate unit. So इसमें है आपका can we live without the sugar? No. जैसे कि हम जानते हैं कि हम शुगर इन सब में लेते हैं, लाइक वी हैव सोडा, कुकीज, कैंडीज, चॉकलेट, डेजर्ट्स, शुगरी सिलर्स एंड आइसक्रीम्स, दे ऑल कंटेन्स दी शुगर. सो why carbohydrates are present? Because they are the best fuel for the energy. हमें जो एनर्जी मिलती है वो आपको कार्बोहाइड्रेट के
डिकम्पोजिशन और वी कैन से मेटाबॉलिज्म जब आपका कार्बोहाइड्रेट का होता है तब हमें एटीपी मिलती है. एटीपी इज नथिंग बट दी एनर्जी फ्यूल, एनर्जी यूनिट फॉर दी बॉडी. सो जो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमारे बेस्ट फ्यूल्स हैं बॉडी के लिए. वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और वो डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं प्रोटीन्स और फैट्स की. सो हमारे पास बेसिकली 3 मेन डाइटरी सोर्सेज होते हैं जो हमें रिकमेंडेड रेंज है जो हमारी, उसमें अप्रोक्सीमेटली 50% क्या है आपका कार्बोहाइड्रेट. देन वी हैव प्रोटीन्स, देन वी हैव दी फैट. सो ये तीनों ही हमारी बॉडी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं. ऐसा नहीं है सिर्फ हम प्रोटीन्स लेंगे तो हमारी बॉडी वर्क करेगी. नहीं, हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट भी उतने ही इक्वली लेने चाहिए जितना हमें प्रोटीन और फैट. सो प्रोटीन, so what are carbohydrates? So carbohydrates are the naturally occurring compounds. Basic unit of the carbohydrates are carbon, hydrogen and oxygen. So carbohydrates are known as the hydrates of the carbon, as the term suggests, carbohydrates. So they are the hydrates of the carbon. So we have the general formula CxH2O(Y). So hydrogen and oxygen are in the ratio of 2:1. So as you can see the chemical formula, जो आपका हाइड्रोजन है वो ट्वाइस है और जो आपका ऑक्सीजन है वो सिंगल है. So they are in the ratio of 2:1. So carbohydrates defined as the optically active polyhydroxy एल्डिहाइड्स और कीटोन. सो यहाँ पे आपके टर्म आए हैं ऑप्टिकली एक्टिव. सो इट मीन्स जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं. दे आर नॉट दी ऑप्टिकली इनएक्टिव. सो वो ऑप्टिकली एक्टिव है मीन्स they will going to rotate the plane polarized light in the right direction or as well as in the left direction according to the particular sugar or particular carbohydrate. Then they are the polyhydroxy, means they contains many OH functional group. So OH is the hydroxy functional group. So they are the polyhydroxy one or they contain the OH functional group, as well as the either contains the aldehyde or the ketones in the कार्बोहाइड्रेट. सो एक कार्बोहाइड्रेट में या तो आपका एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा या फिर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा. नाउ now we have the general formula CxH2O(Y). सो अगर आपका ये केमिकल फॉर्मूला है, सो ये जरूरी नहीं कि जो भी केमिकल फॉर्मूला इस फॉर्मूले में फिट होता हो वो कार्बोहाइड्रेट हो. जैसे कि यहाँ पे एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल है. एसिटिक एसिड में आपके कार्बन कितने हैं? 2. हाइड्रोजन कितने हैं? 4. और ऑक्सीजन कितने हैं? 2. ये आपका इस फॉर्मूला में फिट हो रहा है बट ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी केमिकल फॉर्मूला इस फॉर्मूले में फिट हो वो कार्बोहाइड्रेट ही हो. नेक्स्ट, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो लोअर मॉलिक्यूलर वेट के होंगे. देन उनको एक टर्म दिया गया है शुगर एंड देयर नेम विल गोइंग टू एंड अप विद दी ओज. जैसे कि आपका एल्डिहाइड होता है तो उसका आईयूपीएसी नेम के एंड में हम क्या लगाते हैं? अल. कीटोन है तो उसके एंड में हम क्या लगाते हैं? ओन. ऐसे ही अगर हमारा शुगर है सो उसके एंड में हम क्या लगाते हैं? ओज. OSE. एग्जाम्पल यू कैन से ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज एंड सो ऑन. ठीक है, तो लोअर मॉलिक्यूलर वेट के अगर कार्बोहाइड्रेट्स हैं देन दे गोइंग टू बी टर्म्ड एज दी शुगर और उसके एंड में हमें क्या लगाते हैं? हम ओज. नाउ वी हैव द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. सो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है. Complex carbohydrates are the polysaccharide one, while simple carbohydrates contains the monosaccharide and disaccharides. So monosaccharides are the sugars which can't be
फर्दर हाइड्रोलाइज। हम जो मोनोसेकेराइड्स शुगर्स हैं हम उन्हें फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल्स ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। सो ये जितनी भी शुगर्स हैं हम इन्हें फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, मीन्स ये सिंपलर यूनिट हैं ऑलरेडी। सो देन वी हैव द डाइसेकेराइड्स। सो डाइसेकेराइड्स को हम फर्दर हाइड्रोलाइज कर सकते हैं और ये हाइड्रोलाइज करके 2 यूनिट देंगी मोनोसेकेराइड की। सो डाइसेकेराइड है एज द टर्म सजेस्ट्स डाई, सो इट इज मेड अप ऑफ 2 मोनोसेकेराइड्स यूनिट। सो अगर हम डाइसेकेराइड्स की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें कितने मोनोसेकेराइड्स मिलेंगे? 2। सिमिलरली जैसे कि यहाँ माल्टोज है, सो माल्टोज की अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें मिलते हैं 2 ग्लूकोज यूनिट। लैक्टोज है, लैक्टोज की अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें मिलता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। सुक्रोज की अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें मिलता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। सो सिमिलरली वी हैव द ट्राइसेकेराइड्स, so tetrasaccharides. So trisaccharides means we are going to get the 3 units of monosaccharide. Then we have the polysaccharides, they are the complex one. So generally जो polysaccharides है ये हमें हाइड्रोलिसिस पे देते हैं n number of monosaccharides, means they are the polymeric chain. So जब हम इन कार्बोहाइड्रेट्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें बहुत सारे मोनोसेकेराइड यूनिट मिलते हैं। एग्जाम्पल वी हैव दी स्टार्च। सो स्टार्च का अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें n नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट मिलते हैं। नेक्स्ट वी हैव द क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड्स। सो क्लासिफिकेशन मोनोसेकेराइड में हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड में हमारा पास है एल्डोजिस एंड कीटोजिस। सो जो भी हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट यूनिट है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, सो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हैं तो उसको हम क्या नेम देते हैं? एल्डोजिस। अगर हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हैं देन वी आर गोइंग टू नेम द शुगर एज कीटोजिस। सो अगर हमारे पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो हमारे पास वो मोनोसेकेराइड कौन सी होगी? एल्डोजिस। अगर हमारे पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो अगर हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट यूनिट है वो क्या होगी? कीटोसिस। सो एल्डोहेक्सोज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एल्डोहेक्सोज? एल्डोज मींस वी हैव द एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, हेक्सोसिस मींस वी हैव द 6 मेंबर्ड कार्बन चेन। सो हमारे पास क्या है? 6 कार्बन चेन की चेन है। सो एग्जांपल इज ग्लूकोज। Similarly we have the fructose. Fructose is a ketohexose. So fructose ketohexose means it contains the ketonic functional group and it is also a 6-membered carbon chain. It contains the 6 carbon atom. Similarly we have the triose. So triose means we have 3 carbon unit. Tetrose means we have 4 carbon unit. Pentose means we have 5 carbon atom. 6 hexose means it contains 6 carbon atom. Heptose means it contains 7 carbon atom. So अगर उसमें aldehyde functional group है then it is going to termed as the aldotriose. अगर उसमें 4 कार्बन एटम है then we have aldotetrose. 5 कार्बन एटम है then we have aldopentos. 6 कार्बन एटम है then we have aldohexose. अगर उसमें 7 कार्बन एटम है then we have the aldoheptose. Now अगर वो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप उसमें अगर प्रेजेंट है then अगर उसके में 3 कार्बन एटम है then similarly it is ketotriose, ketotetrose, ketopentose, ketohexose and ketoheptose. So जो हमारा ग्लूकोज है वो किस में आता है? हेल्डोहेक्सोज में, since it contains 6 carbon atom and it contains the aldehydic functional group. और जो हमारा फ्रक्टोज है वो किस में आता है? कीटोहेक्सोज में, means it contains ketonic functional group and it also contains the 6 carbon atom. Then we have oligosaccharide. So oligosaccharide is made up of 2 to 10 monosaccharide unit. So अगर इसमें हमारे पास 2 monosaccharide unit present हैं then it
going to be termed as the disaccharide. अगर उसमें 3 मोनोसेकेराइड यूनिट प्रेजेंट हैं then it going to be termed as trisaccharide. अगर उसमें 4 मोनोसेकेराइड यूनिट प्रेजेंट हैं then it will going to be termed as the tetrasaccharides. So जैसे कि हमने डिस्कस किया, डाइसेकेराइड अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे, अगर हम रिवर्स वे में जाएं, अगर हम डाइसेकेराइड के हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें कितने यूनिट्स मिलेंगे मोनोसेकेराइड के? 2. ट्राइसेकेराइड्स के करेंगे तो कितने यूनिट मिलेंगे मोनोसेकेराइड के? 3. टेट्रासेकेराइड्स के अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें कितने यूनिट मिलेंगे? 4. सो सिमिलरली वी हैव माल्टोज. सो माल्टोज के हाइड्रोलिसिस में हमें मिलेगा ग्लूकोज, 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज. लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें मिलेगा ग्लूकोज एंड गलेक्टोज. लैक्टोज की ये यहाँ पे सुक्रोज है. सुक्रोज की अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो देन वी आर गोइंग टू गेट द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. सिमिलरली रेफिनोज will give you the glucose, fructose and galactose upon the hydrolysis of this trisaccharide. Then we have the polysaccharides. Polysaccharides is the major class of the biomolecule. So it contains a very long chain, or you can say it is a polymer of the monosaccharide. Since it contains a very long chain, so it is also known as the polymer of the particular monosaccharide, and therefore it is a polysaccharide. It is also going to act as the important source of the energy in the animal cells, and it is also going to form the structural component of the plant. Example we have the cellulose. So cellulose क्या है? एक polysaccharide ही है, and it is not in sweet in taste. जो हमारा starch और जो cellulose है ये हमारे sweet in taste नहीं होते. So आपका अगर objective type question है, अगर उसमें आपसे पूछा जाता है all the carbohydrates are sweet in taste? So no, we have the non-sweet taste sugars are also there, and they are also known as the non-sugars. So examples are the starch, cellulose, glycogen and gums, etc. Then we have the reducing and non-reducing sugars. So all those carbohydrates which are able to reduce the Fehling solution and the Tollens solution, they are going to be termed as the reducing sugars. तो जो भी हमारी कार्बोहाइड्रेट्स टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग्स टेस्ट को रिड्यूस करने में कैपेबल है, दे आर नोन एज दी रिड्यूसिंग शुगर. सो अगर हमारा फेलिंग्स टेस्ट की मैं बात करूं, उसके एंड में हमें क्या मिलता है? रेड प्रेसिपिटेट. सिमिलरली टॉलरेंस टेस्ट के जब हमारा टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो उसमें हमें क्या मिलता है? सिल्वर मिरर. तो अगर हमारे पास रेड प्रेसिपिटेट फेलिंग्स टेस्ट में और सिल्वर मिरर टॉलरेंस टेस्ट में आ रहा है, देन इट मीन्स हमारे पास कौन सी शुगर्स है? रिड्यूसिंग शुगर्स. All the monosaccharides, whether it contains the aldose or whether it contains the ketose, all are the reducing in nature. So if we have the aldehydic functional group or we have the ketonic functional group in the monosaccharide, they are the reducing in nature. While in the case of disaccharide में क्या है? आपके अब 2 मोनोसेकेराइड यूनिट अटैच्ड है. सो अगर इनमें हमारा फंक्शनल ग्रुप फ्री है, सो वो हमारा अगर टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग्स टेस्ट दे रहा है, उसमें जो हमारा एनोमेरिक कार्बन है, हम आगे डिस्कस करेंगे व्हाट इज इट. सो अगर हमारा एनोमेरिक कार्बन फ्री है तो वो हमारा रिड्यूसिंग शुगर है. अगर एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं है तो वो हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है. तो हमारे पास जितनी भी डाइसेकेराइड हमें डिस्कस करनी है, एग्जांपल माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज. सो उसमें से हमारा जो सुक्रोज है वो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, वाइल माल्टोज और लैक्टोज क्या है? हमारे रिड्यूसिंग शुगर है. सो इट मीन्स जो हमारा इसमें एनोमेरिक कार्बन का जो कार्बन एटम है जो रिस्पॉन्सिबल है फेलिंग्स और टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव देने के लिए, वो हमारा फ्री है. वाइल इन द केस ऑफ सुक्रोज जो हमारा उसमें कार्बन रिस्पॉन्सिबल है टॉलरेंस और फेलिंग्स टेस्ट देने के लिए, वो क्या है? बाउंड है, वो फ्री नहीं है, जिसकी वजह से वो टेस्ट
नहीं दे रहा, therefore it is known as the non reducing. Next we have the capital D and capital L isomer. So capital D का क्या है, it is going to be when we have the most oxidized carbon, इससे जो सबसे दूर वाला asymmetric carbon atom है, asymmetric carbon atom or the chiral center means we have the 4 different groups or 4 different atoms attached to the carbon atom. So अगर इस carbon atom पे आपके 4 different group या 4 different atom present हैं, तो ये हमारा क्या है, chiral center. सो अगर मैं इस कार्बन एटम से सबसे दूर वाले कार्बन एटम की बात करूंगी तो ये है, बट ये हमारा कायरल सेंटर नहीं है क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है. बट ये वाला जो कार्बन एटम है इसके पास चारों ग्रुप डिफरेंट हैं. लाइक वी हैव फर्स्ट OH ग्रुप, H, CH2OH, दिस ग्रुप एंड दिस होल ग्रुप. तो इसके पास क्या है, चारों ग्रुप डिफरेंट हैं. सो दिस इज द chiral center. सो इस chiral center पे अगर आपका OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है देन इट इज योर D ग्लूकोज, और अगर आपका ये OH लेफ्ट हैंड साइड में है देन इट इज योर L ग्लूकोज. सो हमें सबसे पहले मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन देखना है, या आपका कार्बोनिल भी हो सकता है और COH भी हो सकता है, जो कि हम अमाइनो एसिड्स के केस में स्टैंडर्ड लेके चलते हैं. सो हमारे पास कैपिटल D और कैपिटल L आपका अमाइनो एसिड्स में भी आएगा जब हम वो डिस्कस करेंगे. सो यहाँ पे हमारे पास जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन है वो है हमारा कार्बोनिल ग्रुप. सो कार्बोनिल ग्रुप से जो सबसे दूर वाला एसिमेट्रिक कार्बन है, अगर उसके पास OH राइट हैंड साइड में है देन इट इज योर कैपिटल D ग्लूकोज. अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में है देन इट इज योर कैपिटल L ग्लूकोज. सो हमारे जितने भी नेचुरली अक्रिंग शुगर्स हैं वो किस आइसोमर में प्रेजेंट हैं, कैपिटल D में. वाइल जितने भी नेचुरली अक्रिंग अमाइनो एसिड्स हैं वो किस फॉर्म में प्रेजेंट हैं, कैपिटल L में. तो नेक्स्ट है हमारा स्मॉल d एंड स्मॉल l. सो स्मॉल d और स्मॉल l represents the optically active nature of the particular organic compound. So optically active means this will going to rotate the plane polarized light either in the right direction or in the left direction. तो right direction means clockwise अगर rotate कर रही है light then it is your right direction converted into the light direction light, and it is going to referred as the dextrorotatory compound. और अगर आपकी plane polarized light लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट हो रही है देन इट इज योर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन एंड इट इज गोइंग टू बी रेफर्ड एज स्मॉल l. सो कैपिटल D क्या है हमारा, कैपिटल D क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपका OH राइट हैंड साइड में है या फिर लेफ्ट हैंड साइड में है. ठीक है. सिमिलरली अगर स्मॉल d और स्मॉल l पूछा जा रहा है आपसे तो वो क्या है हमारा डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड और लीवोरोटेटरी कंपाउंड को हमारा स्पेसिफाई करता है. सो इफ यू हैव द लाइट अपॉन पासिंग थ्रू द निकल प्रिज्म दिस विल गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और आप अगर इसमें अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड फिल करते हैं सो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड से लाइट पास करने के बाद अगर वो राइट डायरेक्शन में रोटेट हो जाती है देन इट इज योर डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड, और उसको हम किससे डोनेट करते हैं, स्मॉल d या फिर प्लस साइन से. और अगर ये लाइट हमारी लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट हो रही होती तो हम उसे क्या बोलते हैं, लीवोरोटेटरी कंपाउंड, और उसे हम रिप्रेजेंट करते स्मॉल l या फिर माइनस साइन से. व्हेन यू मिक्स बोथ दी आइसोमर मींस डेक्स्ट्रोरोटेटरी का भी अगर आप इक्वल अमाउंट लें और लीवोरोटेटरी का भी अगर इक्वल अमाउंट लें, तो अगर हम इक्वल अमाउंट दोनों आइसोमर का लेते हैं देन वी इट इज नोन एज द रेसिमिक मिक्सचर. ओके. नेक्स्ट वी हैव द आइसोमर ऑफ द ग्लूकोज. सो आइसोमर ऑफ द ग्लूकोज के लिए हमारे पास ग्लूकोज के कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 एंड 6. अब इसमें से हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव कितने मींस
कितने आइसोमर बनेंगे, सिंस इसमें हमारे पास कितने कायरल सेंटर प्रेजेंट हैं, वो है हमारे 4, 1 2 3 4. So we have 4 optically 4 chiral center present in the glucose. So epimers क्या होते हैं हमारे, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन किसी एक कार्बन एटम से चेंज हो. So we have second carbon atom. So second carbon atom यहाँ पे और मैनोज में, इसमें आपकी OH की पोजीशन क्या है, चेंज है. यहाँ पे ये किस पे है, राइट हैंड साइड में, while in the mannose it is on the left hand side. और बाकी पूरा कार्बन चेन आपकी सेम है. लाइक इसमें आपका दोनों में लेफ्ट हैंड साइड में है, फोर्थ कार्बन पे ये दोनों राइट हैंड साइड में है, फिफ्थ में भी ये राइट हैंड साइड में है. सो इसमें हमारी एक कार्बन एटम से जो है हमारी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, therefore it is going to be termed as the epimer. Similarly ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज की कॉन्फ़िगरेशन किस कार्बन एटम से चेंज है, कार्बन 4 पे. कार्बन 4 में हमारा यहाँ पे जो है OH कहाँ पे प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड में, while in this one केस जो हमारा OH प्रेजेंट है वो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड में. सो ग्लूकोज और गैलेक्टोज भी हमारे एपिमर हैं, बिकॉज उसमें भी हमारी एक कार्बन एटम से कॉन्फ़िगरेशन चेंज है. नेक्स्ट वी हैव द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज. सो इन दिस हमारे पास 2 केसेस हैं जिससे हम ग्लूकोज प्रिपेयर कर सकते हैं. फर्स्ट फ्रॉम द सुक्रोज. अगर हम सुक्रोज की एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और H2SO4, सो इसकी हाइड्रोलिसिस से हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज एज द रिजल्टेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं. सेकेंड फ्रॉम द स्टार्च. स्टार्च इज द पॉलीसेकेराइड. सो पॉलीसेकेराइड की अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं एट 393 Kelvin and 2 to 3 atmospheric pressure, under 2 to 3 atmospheric pressure, then we get the n number of glucose unit. So we can prepare the glucose by either of them. Next we have the cyclic structure of glucose. हमारे पास ओपन चेन स्ट्रक्चर भी है ग्लूकोज का, जो हमने ये डिस्कस किया. दिस इज द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. नेक्स्ट वी हैव द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. फर्स्ट द ग्लूकोज का जो हमारा स्ट्रक्चर दिया था वो किसने दिया था, एमिल फ्रिशर ने. ठीक है. एंड ग्लूकोज इज द मोनोसेकेराइड, मीन्स इट कांट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड. इट बिलोंग्स टू डी फैमिली, मीन्स जो आपका सबसे दूर वाला जो कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन एटम है मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन से, उसमें आपका जो OH प्रेजेंट है वो कहाँ प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड में. Therefore it is a belongs to the D family. Next it is a dextrorotatory sugar, means upon passing the plane polarized light from the glucose sample, it will going to convert the plane polarized light, or it will rotate the plane polarized light towards the right hand side, or you can say it rotate the light in the clockwise direction. अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट को रोटेट कर रहा है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, इट मीन्स इट इज अ डेक्स्ट्रोरोटेटरी शुगर. मीन्स जो हमारा ग्लूकोज है उसको हम स्मॉल d या फिर प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर and molecular formula of the glucose is given as the C6H12O6 by the elementary analysis. Next point, upon the prolonged heating with the HI, it forms the N-hexane. Means हमें N-hexane मिल रहा है. What this confirms? It confirms the all the 6 carbon atom are linked together in a straight chain. मीन्स सारे कार्बन एटम आपके एक स्ट्रेट चेन में ही प्रेजेंट है, कोई ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं है. नेक्स्ट, ग्लूकोज रिएक्ट विद द हाइड्रोक्सिलामीन टू फॉर्म द ऑक्साइम. ऑक्साइम हमारा क्या है, ऑक्साइम इज दिस फंक्शनल ग्रुप CH डबल बॉन्ड NOH. So this is going to be formed by the
reacting of the any carbonyl group with the hydroxylamine. So किसी भी कार्बोनिल ग्रुप का अगर हम हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन कराते हैं तो इसमें से हमारा H2O निकल जाता है and this will going to form the C double bond N. सिमिलरली जब हम फिनाइल हाइड्रोजीन से इसकी रिएक्शन कराते हैं तो भी हमारा जो फर्स्ट स्टेप है उसमें भी सेम रिएक्शन होता है और हमें क्या मिलता है, फिनाइल हाइड्राजोन. तो यहाँ पे हमें ऑक्साइम से रिएक्शन कराने के बाद हमें ऑक्साइम मिल रहा है हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन कराने के बाद. सो इट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप कि एक कार्बोनिल ग्रुप तो प्रेजेंट है ही. ठीक है. सिमिलरली साइनोहाइड्रिन फॉर्म हो रहा है मींस CHCnOH. सो ये हमारा HCN से रिएक्शन कराने के बाद मिल रहा है तो इट ऑल्सो कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप इन द ग्लूकोज. नेक्स्ट इज दी, तो हमारे पास अभी तक क्या चीजें कंफर्म हुई है. फर्स्ट पॉइंट से हमारा कंफर्म हुआ था कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6. सेकेंड पॉइंट से हमारा ये कंफर्म हुआ था कि जो हमारे कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं ग्लूकोज में वो एक स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट है. थर्ड कि उसमें जो हमारा एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है ही, कंफर्म. नेक्स्ट जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं या ऑक्सीडेशन करते हैं ग्लूकोज का फ्रॉम ब्रोमीन वाटर, दिस विल गोइंग टू गिव यू द ग्लूकोनिक एसिड. सो सिंस bromine water is the mild oxidizing agent, so this only converts into the carbonyl functional group to the aldehydic functional group. So जब भी हमारे पास एल्डिहाइडिक या एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप होता है तो उसका ऑक्सीडेशन करने के बाद हमें क्या मिलता है, एसिडिक फंक्शनल ग्रुप. Similarly, upon the acetylation of glucose with acetic anhydrides gives you the glucose pentaacetate. So what does this confirm? It confirms the presence of the 5OH group कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में मीन्स ग्लूकोज में 5 जो है हमारे OH ग्रुप प्रेजेंट हैं. सो अभी तक हमारे पास क्या चीज कंफर्म हो चुकी है. फर्स्ट पॉइंट से उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विच कंफर्म्स द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय एलिमेंट्री एनालिसिस इज C6H12O6. सेकेंड पॉइंट से हमारा क्या कंफर्म हुआ था कि जो हमारे कार्बन एटम प्रेजेंट है मीन्स जो हमारे 6 कार्बन एटम हैं ग्लूकोज में वो एक स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट है. थर्ड पॉइंट से हमारा कंफर्म हुआ था कि हमारे पास एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है ही. सो which is going to be confirmed by the formation of oxime and the cyanohydrin कि ये दोनों बन रहे हैं. इट मींस हमारा एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है. नेक्स्ट पेंटाएसीटेट जो कि एक स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल रहा है हमें, तो इट मींस उसके पास 5 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं और वो 5 OH ग्रुप डिफरेंट कार्बन एटम्स पे प्रेजेंट हैं. ठीक है, सिंस इट विल गोइंग टू फॉर्म एज दी स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो जितने भी हमारे बाद के जितने भी हमारे OH ग्रुप थे, एक तो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है. ठीक है, दिस वन इज द कार्बोनिल ग्रुप और यू कैन सी द एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप. और जितने भी हमारे 5 OH ग्रुप हैं वो एक हमारा पेंटाएसीटेट ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे हैं. नेक्स्ट, अपॉन द ऑक्सीडेशन ऑफ विद द नाइट्रिक एसिड इट विल गोइंग टू फॉर्म द ग्लूकोनिक एसिड. ग्लूकोनिक एसिड इज अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मींस जो आपका फर्स्ट कार्बन एटम है और जो आपका लास्ट कार्बन एटम है दोनों ही ऑक्सीडाइज हो रहे हैं. सिंस नाइट्रिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू द ब्रोमीन वाटर. जब हमने ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडेशन किया था तब हमारा सिर्फ जो कार्बोनिल ग्रुप है वही कन्वर्ट हुआ था कार्बोक्सिलिक एसिड में. बट जब हमने इसका ऑक्सीडेशन किया नाइट्रिक एसिड के साथ तो हमें ग्लूकोनिक एसिड मिला जो कि हमारा ग्लूकोनिक एसिड मिला जो कि हमारा CHOH जो कि हमारा 4 टाइम्स रिपीट होता है सिंस इट इज इन अ चेन. देन लास्ट वाला भी हमारा COOH मिल रहा है. सो हमें एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है विच इज द ग्लूकोनिक एसिड which confirms the presence of the primary alcoholic group
in the glucose. So after studying all these reaction and the other reaction by the Fischer, means Kilani-Fischer synthesis से भी हमें ग्लूकोज मिल रहा था, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे फर्दर. सो Kilani-Fischer सिंथेसिस से भी हमें ग्लूकोज मिल रहा था, जो कि हमें मिला था अराबिनोज से. ठीक है. सो ऑल दोज पॉइंट्स क्लब टुगेदर. ओसाजोन फॉर्मेशन भी हो चुका था तब तक. सो ओसाजोन फॉर्मेशन से भी हमें सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करने के बाद फिशर गिव्स द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज एज COOH. Then we have the carbon atom over here which bonded to the OH as well as the H. Again we have the carbon atom over here जिस पे एक हमारा OH है और H. Next we have the carbon atom OH, H, OH, H and CH2OH. So सारी रिएक्शन स्टडी करने के बाद ये रिएक्शंस और Kilani-Fischer सिंथेसिस, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन कंफर्म करने के बाद, ओसाजोन फॉर्मेशन के बाद जो हमारा स्ट्रक्चर आया था वो था हमारा ये. ठीक है. नेक्स्ट, बट ये हमारा क्या था, एक ओपन चेन स्ट्रक्चर था. ठीक है. दिस इज द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज और यू कैन से द टेंटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज. बट ये स्ट्रक्चर जो था वो हमारी इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था. मीन्स जो ग्लूकोज था, सिंस इस पे अगर पास कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, CHO विच इज द एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप अगर इसके पास प्रेजेंट है, तो ये हमारी इन सब के साथ भी रिएक्शन शो करना चाहिए. मीन्स सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन देना चाहिए था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन देना चाहिए था, शिफ्ट टेस्ट पॉजिटिव देना चाहिए था, बट ये नहीं दे रहा था. और IR मीन्स IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में कार्बोनिल ग्रुप की भी पीक नहीं आ रही थी. इट मीन्स इसके पास कार्बोनिल ग्रुप नहीं था, बट था. तो ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करने के बाद, मीन्स मीथेनॉल और HCl के साथ भी रिएक्शन करने के बाद ये दो मोनोमिथाइल डेरिवेटिव बना रहा था, रादर फॉर्मिंग the dimethyl डेरिवेटिव. तो ये दो आइसोमेरिक मोनोमिथाइल डेरिवेटिव बना रहा था. तो ये सारे पॉइंट्स थे जो हमारा ये कह रहे थे कि जो ग्लूकोज है वो एक ओपन चेन स्ट्रक्चर में प्रेजेंट नहीं होता है, वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है. सो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड by the reaction of the OH group which is present at the fifth carbon atom with the carbonyl group. So यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन है ये कार्बोनिल ग्रुप से रिएक्ट करता है एंड इट विल गोइंग टू फॉर्म दी 6 membered ring. तो जो ग्लूकोज के केस में है उस केस में हमें 6 membered ring मिल रही है, therefore it is known as the pyranose form. सो जब ये रिएक्शन होती है तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हैं. ये यहाँ पे रिएक्ट किया, OH का जो C डबल बॉन्ड O है जो वो OH में कन्वर्ट हो रहा है. तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो ये OH हमारा राइट हैंड साइड में जाए या फिर ये OH हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जाए. तो जब ये राइट हैंड साइड में जाता है देन इट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज दी अल्फा आइसोमर, और जब ये लेफ्ट हैंड साइड में जाता है देन इट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज दी बीटा आइसोमर. सो इट इज आल्सो गोइंग, अब अभी तक हमने क्या कौन कौन से ग्लूकोज पे जो साइंस थे वो थे हमारे पास कैपिटल डी रिप्रेजेंट्स दी डी शुगर्स, मीन्स जो आपका OH है फिफ्थ कार्बन एटम मीन्स एसिमेट्रिक कार्बन एटम पे वो हमारा राइट हैंड साइड पे है. सो देन वी हैव द प्लस साइन. सो प्लस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ग्लूकोज हमारा क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड. देन वी दी ग्लूकोज. नेक्स्ट, अब हमारे पास एक और सिंबल जो है या एक सिंबल जो हमारा इसमें ऐड हो गया वो है अल्फा. सो अल्फा रिप्रेजेंट्स दी जो हमारा कार्बन फर्स्ट है उस पे OH कहाँ पे हमारा राइट हैंड साइड में इन दी फिशर प्रोजेक्शन. So we have the two representation of the glucose
or we have the two representation of the cyclic form of the glucose. First one is the Fischer projection, which is this one, and then we have the Haworth projection. So हमारे पास दोनों में ही दोनों फॉर्म्स प्रेजेंट हैं, एक अल्फा फॉर्म और एक बीटा फॉर्म. अल्फा फॉर्म हमारी तब बनती है जब हमारा जो कार्बन 1 पे OH अगर हमारा राइट हैंड साइड में है, देन वी हैव द अल्फा फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज, और उसको हम बोलते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज सिंस इट इज अ 6 मेंबर्ड रिंग. और अगर हमारी बीटा फॉर्म बन रही है देन इट इज बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज. ठीक है. अब जो हमारा फिशर प्रोजेक्शन में OH है वो अगर राइट हैंड साइड में है तो वो हमारे हावर्थ प्रोजेक्शन में डाउन दी प्लेन जाएगा. सो हम डिस्कस करते हैं. सो इट इज योर कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड कार्बन 5. ठीक है. अब कार्बन फर्स्ट पे यहाँ पे हमारा OH कहाँ पे है? लेफ्ट हैंड साइड पे. सो जो हमारे राइट हैंड साइड पे है वो हमारे डाउन दी प्लेन जाएंगे. तो यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये कहाँ गया हमारा? अबव दी प्लेन. ठीक है. तो आप एक शीट इमेजिन कर सकते हो. एक शीट हमारा प्लेन ऑफ दिस, ये प्लेन है. ठीक है. तो जो भी हमारा OH है वो इसमें क्या है? अबव दी प्लेन है, और हाइड्रोजन क्या है? वो डाउन दी प्लेन है. सेकेंड है हमारा, सेकेंड कार्बन एटम पे OH हमारा राइट हैंड साइड पे है तो ये कहाँ जाएगा? डाउन दी प्लेन. थर्ड पे हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड पे है तो ये कहाँ जाएगा? अबव दी प्लेन. फोर्थ में हमारा ये डाउन दी प्लेन जाएगा सिंस इट इज ऑन दी राइट हैंड साइड. और फिफ्थ कार्बन एटम हमारा अटैच्ड है ऑक्सीजन से. सो ये हमारा एक ऑक्सीजन से अटैच्ड है जो फिर से अटैच्ड है कार्बन 1 से. और ये फिफ्थ कार्बन एटम हमारा एक और ग्रुप से अटैच है विच इज CH2OH. सो ये हमारा CH2OH यहाँ आ गया. ये तो हमारा हुआ पायरोनोस फॉर्म. दिस इज द चेयर फॉर्म. चेयर फॉर्म में हमारे पास दो पोजीशंस होती है, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल. सो यहाँ पे हमारा जो ये अबव द प्लेन है ये ऊपर ही रहेंगे, आप उसे ऊपर की साइड रिप्रेजेंट कर सकते हो. सो यहाँ पे ऊपर की साइड है, दिस इज नोन एज द इक्वेटोरियल वन. और जो ये है वो हमारी कौन सी पोजीशन है? एक्सियल. सो नेक्स्ट कार्बन एटम पे ये हमारा डाउन दी प्लेन है तो ये नीचे की साइड है. ऊपर की साइड क्या है? हमारा हाइड्रोजन. सिमिलरली फॉर द थर्ड वन, ये हमारा हाइड्रोजन नीचे की साइड है, OH क्या है? ऊपर की साइड. फोर्थ वन पे हाइड्रोजन OH हमारा नीचे की साइड है और हाइड्रोजन क्या है? ऊपर की साइड. सो ये हमारी चेयर फॉर्म है जिसमें हमारा ये इक्वेटोरियल पे प्रेजेंट है. Therefore, beta D glucopyranose is more stable than the alpha D glucopyranose. तो जो हमारा बीटा डी ग्लूकोपायरानोज फॉर्म है ग्लूकोज की वो ज़्यादा स्टेबल है सिंस जो उसमें हमारा OH है वो कौन सी पोजीशन पे लाई कर रहा है? इक्वेटोरियल पोजीशन पे. वाइल इन द केस ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज उस पे हमारा जो OH है वो एक्सियल पोजीशन पे है. देयरफॉर इट इज लेस स्टेबल देन द बीटा फॉर्म. सिमिलरली फॉर द अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज बाकी तो हमारा सेम रहेगा. यहाँ पे अल्फा पोजीशन कार्बन 1 पे OH हमारा राइट हैंड साइड पे है तो इसलिए ये हमारा डाउन दी प्लेन गया है. देयरफॉर इट अटेन्स द एक्सियल पोजीशन इन द चेयर फॉर्म. So therefore it is less stable than the beta D glucopyranose. Next is the anomers. अभी हमने एपीमर्स की बात की थी. एपीमर्स क्या होते हैं हमारे? जिसमें कोई भी किसी भी कार्बन एटम चेन पे अगर किसी एक भी कार्बन एटम की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है किसी और से देन इट इज योर एपीमर. सो अगर कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ आपकी C1 पे चेंज हो, मीन्स कार्बन 1 पे अगर चेंज है इन केस ऑफ एल्डोसिस, मीन्स जहां एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो अगर आपकी C1 पे अगर कार्बन एटम की कॉन्फ़िगरेशन चेंज है देन इट इज नोन एज द एनोमर्स. सो एनोमर्स आर द साइक्लिक मोनोसैकेराइड्स differing from each other from the C1 configuration of the C1 if they are aldoses.
सो ग्लूकोज इज द एल्डोज शुगर, मीन्स उसमें आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज है आपकी C1 से, सो इट इज योर anomeric carbon, and both alpha and beta are the anomers of the glucose. ठीक है. Next is the mutarotation. Mutarotation further gives the confirmation of the presence of the cyclic structure of the glucose. So either we can take the alpha form, अगर मैं अल्फा फॉर्म लेती हूँ या फिर मैं बीटा फॉर्म लेती हूँ. ठीक है, अगर मैं अल्फा फॉर्म भी लेती हूँ ग्लूकोज की और उसे हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो इनिशियली जो उसका स्पेसिफिक रोटेशन है वो कितना है, +112 डिग्री. ठीक है, वाइल बीटा डी फॉर्म लेती हूँ अगर मैं ग्लूकोज की, उसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना है, +18.7 डिग्री. So mutarotation is the difference in the specific rotation of the plane polarized light due to the change in the equilibrium between the two anomers in the solution. So you can understand this by taking the two test tube. हमने दो टेस्ट ट्यूब ली. ठीक है, दोनों टेस्ट ट्यूब में एक में हमने अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज का सोल्यूशन बनाया, दूसरे में हमने बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज का सोल्यूशन बनाया. दोनों का स्पेसिफिक रोटेशन लिया तुरंत ही. ठीक है, तो इसका कितना आया हमारा, +112, बट बीटा फॉर्म का अगर हमने तुरंत ही स्पेसिफिक रोटेशन लिया, उसका कितना आया, +18. मीन्स दोनों ही फॉर्म हमारी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसे कौन सी डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, राइट हैंड साइड में. Therefore it is a डेक्स्ट्रोरोटेटरी शुगर. सो ग्लूकोज के दोनों फॉर्म्स हमारे जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसे राइट हैंड साइड में रोटेट कर रही हैं. ठीक है, और दोनों की अल्फा फॉर्म की कितनी आ रही है आपकी स्पेसिफिक रोटेशन, +112, और बीटा फॉर्म की कितनी आ रही है स्पेसिफिक रोटेशन, +18.7. बट आफ्टर सम टाइम, ठीक है, अगर हम उसे कुछ देर रख देते हैं तो हमारे पास चाहे हम कोई सा भी फॉर्म ले लें, दोनों की स्पेसिफिक रोटेशन जो है आपकी वो चेंज हो रही है, और दोनों की स्पेसिफिक रोटेशन जो हमें मिल रही है वो मिल रही है 52.7 डिग्री. ठीक है, प्लस मीन्स हमने दोनों का आइसोमर लिए, दोनों के आइसोमर हमने तुरंत ही उसका स्पेसिफिक रोटेशन लिया, तो इसका आया 112, इसका आया 18.7, बट कुछ देर बाद हमने उसका फिर से लिया तो उसका दोनों का ही स्पेसिफिक रोटेशन आया हमारा +52.7 डिग्री. मीन्स हमारा जो इक्विलिब्रियम सोल्यूशन है, मीन्स जो आपका रिजल्टेंट सोल्यूशन है ये वाला, उसमें आपकी तीनों फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, मीन्स अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म एंड द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज, एंड विच हैज द रिजल्टेंट specific rotation is +52.7 degree. This change in the rotation of each of the isomer to the equilibrium value is known as the mutarotation. मीन्स हम दोनों का स्पेसिफिक रोटेशन ले रहे हैं. ठीक है, दोनों में से किसी भी आइसोमर का, और उसका हमारा एक रिजल्टेंट सोल्यूशन हमें जो मिल रहा है उसमें हमारी तीनों फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, which is alpha form of the glucose, beta form of the glucose and the open chain structure of the glucose, which has the specific rotation value as +52.7 degree. ठीक है,